नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास से सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बैठक जारी है। वहीं बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है। आपको बता दें, आगामी कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर भी रणनीति तय की जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जारी है। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बैठक जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। कई राज्यों में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, रणनीति तैयार की जा सकती है। वहीं बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की बैठक जारी है और इस बैठक में कई बड़े नाम शामिल हैं। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है और या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी निकलकर सामने आ सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बैठक जारी है, जिस बैठक में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर अभिनेता रजनीकांत पहुंचे हुए हैं। वहीं अपने लखनऊ दौरे के दौरान उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर दोनों ही लोगों के बीच बातचीत हुई। आपको बता दें, लखनऊ के ताज होटल में रजनीकांत रुके हुए थे, जिस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद देखी गई थी। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रजनीकांत की मुलाकात होगी और दोनों ही रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जेलर साथ में देखेंगे। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि लखनऊ दौरे पर अभिनेता रजनीकांत ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। दोनों के बीच ही कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ दौरे पर इस वक्त अभिनेता रजनीकांत पहुंचे हुए हैं। लखनऊ के ताज होटल में फिलहाल अभिनेता रजनीकांत रुके हुए हैं। उनके स्टे के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। साथ ही इसी दौरान उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच ही बातचीत हुई। साथ ही इस दौरान आनंदीबेन पटेल अभिनेता रजनीकांत को उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जेलर को लेकर शुभकामनाएं देती हुई भी नजर आई। आपको बता दें, आज सुबह ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अभिनेता रजनीकांत सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों ही हाल ही में रिलीज हुई एक्टर अभिनेता की फिल्म जेलर देख सकते हैं। रुक करते हैं लखनऊ से आ रही अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब इसी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तैयार नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी किए हुए वादों को पूरा करेगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए वादों को बीजेपी पार्टी पूरा करेगी। वहीं मुफ्त सिलेंडर के लिए सीधे खाते में पैसा भेजने पर विचार किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी अलर्ट और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब आपको बता दें, विधानसभा चुनावों में किए वादों को बीजेपी पूरा करने वाली। वहीं मुफ्त सिलेंडर के लिए सीधे खाते में पैसा भेजने पर विचार किया जा रहा है। एक सिलेंडर के लिए 914 रुपए 50 पैसे देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं पहली किस्त इसी दिवाली पर भेजने का विचार है। साथ ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्यवाही तेज कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। वहीं विधानसभा चुनावों में किए इन वादों को
बीजेपी पूरा करेगी? इन वादों के जरिए ही बीजेपी आगामी चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभाने का काम करेगी। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, अब उन वादों को पूरा करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। क्या इन वादों को पूरा करने के बाद लोगों का विश्वास बीजेपी के साथ एक बार और मजबूती से जुड़ता हुआ लोकसभा चुनावों में नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो इस समय चुनावी माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये माहौल केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में, चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के कह सकते हैं दहलीज पर देश इस समय खड़ा हुआ है। महज कुछ महीनों का वक्त बचा है जब सभी राजनीतिक दलों को एक बार फिर जनता के बीच में जाना है और वहां पर जाकर उनके विश्वास को जीतना है। और इसीलिए अब अगर आप देखें तो सभी दल इस और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को जनता का हितैषी बता सकें और वो ये साबित कर सकें कि चुनाव में जो वादे किए गए उनको वो पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसीलिए 2022 के चुनाव में यूपी बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे, अब उनको पूरा करने की भी कवायद चल रही है। और इनको पूरा करने के साथ में एक मैसेज देने का कहीं ना कहीं प्रयास है कि बीजेपी ने जो बातें कही थी उनको पूरा भी कर रही है। और इन्हीं में एक वादा था कि होली दीपावली पर जो उज्ज्वला योजना के जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको उसके कनेक्शन मिले हुए हैं, उनको होली और दीपावली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। तो अब चूंकि दीपावली आने वाली है तो ऐसे में उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और एक सिलेंडर का जो मूल्य है 900 रुपये से अधिक का जो मूल्य है वो सीधे डायरेक्ट उन लाभार्थियों के खाते में भेजने की तैयारी जो है वो कर रही जो है वो जा रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का प्रयास है कि इस बात को इस्टेब्लिश किया जा सके कि बीजेपी ने जो बातें और जो वादे चुनाव से पहले गए थे उनको बाद में भी उसने याद रखा है और वो पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत है। और इसको लेकर बीजेपी कह सकते हैं लगातार इस और कार्य कर रही है कि कैसे भी इस वादे को जो है वो पूरा किया जाए और जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाए कि बीजेपी चुनाव से पहले जो वादे करती है उनको पूरा भी करती है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा वो लोकसभा के चुनाव में भी जो है वो उठाना चाहती है, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इसलिए माना जाता है कि यूपी जो है वो दिल्ली तय करती है। और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की कह सकते हैं कि मेन जो फोकस है वो यूपी पर रहता है। और यूपी के अंदर भी बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, तरह तरह के लोगों के बीच में जाया जा रहा है, उनके साथ में संवाद स्थापित किया जा रहा है। और पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वो जाए, हर एक मतदाता के साथ में अपने आप को जोड़े, वहां जाकर उनसे मिले और इस बात को बताएं कि बीजेपी सरकार में किस तरीके से जो है वो बेहतर कार्य किए गए हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए कह सकते हैं कि जो ये वादे किए गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको भी पूरा करने के निर्देश जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। और उसी के लिए ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसी का एक हिस्सा है कि जब दीपावली पर सिलेंडर के लिए जो है जो बातें की गई थी उसको पूरा करने की भी कवायद करती हुई भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है। इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और मकसद है कि जो वादे किए गए थे उनको चुनाव से पहले पूरा किया जाए, लोकसभा चुनाव से, और उसका एक मैसेज जनता के बीच में दिया जाए कि बीजेपी जो कहती है उसको करती भी है। साथ ही प्रियम, इसे इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है क्योंकि लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, तो इस तरीके के वादों को अगर बीजेपी पूरा करेगी तो एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट बैंक है वो पूरे समर्थन में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बताया कि 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं और इसीलिए ये काफी अहम हो जाता है और उत्तर प्रदेश काफी हद तक दिल्ली की दशा और दिशा दोनों को तय करता है। और इसीलिए विशेष तौर पर आप देखें तो सभी राजनीतिक दलों का जो फोकस है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। अगर यहाँ पर जो पार्टी परफॉर्मेंस बेहतर करेगी वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है उसकी स्थिति भी है वो बेहतर होगी या फिर बिगड़ेगी, इस बात को राजनीतिक दल जानते हैं। इसीलिए यूपी उनके लिए काफी अहम है। बीजेपी भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती है और लगातार अगर आप देखें तो इसी के लेकर बैठकें चल रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया जा रहा है और प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश संगठन की तरफ से भी इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका फायदा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। साथ ही प्रियम, आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी के जो कार्य रहे, बीजेपी की ओर से जो वादे किए गए, क्या बीजेपी उन्हें भुनाने में आगामी लोकसभा चुनावों में सफल हो सकती है? जनता का फिलहाल मूड क्या कुछ कहता है? देखिए अभी फिलहाल इस बात को कह पाना थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि चुनाव में अभी
कई महीने का वक्त बचा हुआ है। हालांकि लोग जो हैं, जिस तरीके का माहौल है और बीजेपी के जो दावे हैं, बीजेपी का कहना है साफ तौर पर कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है वो जीतने वाले हैं। जो 14 सीटें 2019 में नहीं जीत पाए थे, उनको लेकर भी विशेष तरीके की तैयारियां की गई हैं और उसमें पूरा ये लक्ष्य रखा गया है कि उन सीटों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए। हार के क्या वजह थी उसका विश्लेषण किया गया है, मंथन उन सीटों को लेकर किया गया है और हर एक सीट पर हार के कारण का पता लगाया गया है। और इस बार वो चाहते हैं कि इस तरीके की कोई भी गलती जो है वो नहीं दोहराएंगे और सभी सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी। खासतौर पर बाई इलेक्शन की बात करें, जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ, ये दोनों ही वो सीटें थी जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन अपनी कुशल रणनीति और कहीं ना कहीं मेहनत के जरिए बीजेपी ने इनको बाई इलेक्शन में जीता। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मनोबल है वो जरूर बढ़ा हुआ है और बीजेपी इसीलिए इस मनोबल के आधार पर ही इस तरीके के दावे कर रही है कि जब 2024 के चुनाव होंगे और उसमें जब नतीजे आएंगे तो सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी जनता का क्या मूड है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चूंकि अभी चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है। किस तरीके से राजनीतिक दल मुद्दों को उठाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कह सकते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के बीच में कहीं ना कहीं सबसे अहम है कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कौन से वो मुद्दे होंगे जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करें और उसका फायदा राजनीतिक दलों को मिले। वहीं प्रियम, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या कुछ वादे किए गए थे उत्तर प्रदेश में, जिसे अब लागू करने की तैयारी बीजेपी इस दिवाली तक कर रही है? देखिए, बीजेपी की तरफ से 2022 की बात करें, चूंकि वो विधानसभा को ध्यान में रख के जो है वो वादे किए गए थे, लेकिन चूंकि साफ तौर पर बीजेपी की सरकार है प्रदेश के अंदर और 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बननी है तो उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास जो है वो पार्टी पर होना बहुत जरूरी है। और जो वादे किए गए थे उसमें एक पूरा बाकायदा जो है उनकी तरफ से मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया था, जिसको संकल्प पत्र जो है वो नाम दिया गया था। हर एक वर्ग के लिए उसमें जो है बातें कही गई थी, चाहे किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, इसके अलावा छात्रों को लेकर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं को लेकर हो, सभी जगह पर जो है वो बेहतर कार्य करने के जो है वो वादे किए गए थे। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है कि अब उनको धीरे धीरे सरकार पूरा करे। हालांकि सरकार का कहना है कि जितने भी वादे 2022 के चुनाव के समय किए गए थे वो 100% जो है वो पूरे किए जाएंगे और उसको लेकर लगातार पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी दोनों तरफ से समीक्षाएं की जा रही हैं। और उसी का नतीजा है कि होली में और दीपावली में जो मुफ्त सिलेंडर का जो वादा किया गया था उसको अब जब चूंकि दीपावली आ रही है तो उसमें पूरा करने की कवायद जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में जो वादे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए थे उन्हें पूरा करने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी का जनपद में दर्शन पूजन और भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री साकेतवासी महंत श्री रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन तथा मंदिर निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद दिखा। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में सीएम ने रामलला के दर्शन किए, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने रामलला के लिए बन रहे मंदिर का निरीक्षण किया। तस्वीरें अयोध्या से हैं, जहां पर रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर पहली तस्वीर में वो मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर में वो इंजीनियर्स के साथ नजर आए और उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया कि फिलहाल कितना कुछ काम हो चुका है और कितना काम होना फिलहाल बाकी है। रुक करते हैं दिल्ली से आ रही अगली बड़ी खबर का। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, खबर दिल्ली से है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। बृजभूषण पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर सुनवाई टल गई। वहीं अब यह सुनवाई 26 अगस्त को सुबह 11:30 बजे होगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, वहीं जज की अनुपलब्धता के चलते आज की सुनवाई टल गई। वहीं पिछली सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट को यह बताया था कि बृजभूषण पर केस चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है।
तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बृजभूषण को बचाने के लिए लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं अब सुनवाई को और आगे के लिए टाल दिया है और जज की अनुपलब्धता के चलते ये सुनवाई नहीं हो सकी है। अब ये सुनवाई 26 अगस्त को होनी है। वहीं पिछली सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट को यह बताया था कि बृजभूषण पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वहीं बृजभूषण पर चार्ज फ्रेम को लेकर सुनवाई टल गई। अब 26 अगस्त सुबह 11:30 बजे ये सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें, जज की अनुपलब्धता के चलते ये सुनवाई टल गई है, जो कि आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने शासन को और अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि जन धन खाते, आधार और मोबाइल फोन ने वित्तीय लेन देन में क्रांति ला दी है। प्राचीन परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीक तक भारत में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। भारत दर्जनों भाषाओं वाला एक अविश्वसनीय रूप से विविधता का देश है। यह दुनिया के हर धर्म और असंख्य सांस्कृतिक प्रथाओं का घर है। भारत की डिजिटल क्षेत्र की बढ़ती उपलब्धि को गिनाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोविड के दौरान दुनिया भर के लोग अपने साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र लेकर आते थे, लेकिन भारतीय नागरिक कोविन ऐप डाउनलोड करते थे और प्रमाण पत्र दिखाते थे। संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं। वहीं भारत डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के लोग वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट लेके, फिजिकल सर्टिफिकेट लेके ट्रैवल करते थे और इंडियन सिटीजन कोविन प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट उसमें से अपना सर्टिफिकेट दिखाते थे। इंडिया की स्ट्रेंथ है। वैसा ही ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेलीकंसल्टेशन हो रहा है, डेली 3 लाख से अधिक टेलीकंसल्टेशन होना, गांव में रहने वाले दूर सुदूर के लोग को स्पेशलिटी डॉक्टर की सलाह मिलना, राय मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। उसका खर्च भी बच जाता है, ट्रैवलिंग भी बच जाता है और उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन जरूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूजफुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और वे चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा ने कल 21 उम्मीदवारों की सूची में सबसे चौंकाने वाला टिकट विक्रांत सिंह का दिया है। परिवारवाद नहीं चलेगा, पर वे रमन सिंह के भांजे हैं। तो क्या भाजपा रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ करने वाले हैं? जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में और काफी ऊर्जा भी है और सारे हमारे कार्यकर्ता है वो चुनाव की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पकड़ा हुआ।
दूसरा जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पन्ना जिले के गुन्नौर में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं धीरे धीरे लाडली बहना योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करूंगा। गुन्नौर के महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। साथ ही गुन्नौर के कन्या हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा। उन्होंने आगे पूर्व की कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने सत्ता में आते ही हमारी योजनाएं बंद कर दी। मेरी बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस जब बीच में आई थी हमारी कई योजनाएं इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं मेरी बहनों, बेगा भाइया शहरिया बहनों को 1,000 रुपया देता था, कांग्रेस और कमलनाथ आई बंद कर दिया। मैं बच्चों को साइकिल के पैसे देता था, 2 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं मैं बोल रहा हूं। साइकिल के पैसे देता था, इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं अपने बेटों को और बेटियों को लैपटॉप के पैसे देता था, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बेटी की शादी करवाते थे, कन्यादान, उसके पैसा भी कांग्रेस और कमलनाथ ने नहीं दिए। और तो और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन बुजुर्गों केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। राजस्थान के कोटा में देश के अलग अलग कोने से छात्र नीट और जेईई जैसे अनेक परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, मगर अभी कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गहलोत सरकार ने कोटा के कोचिंग संचालकों के साथ शुक्रवार को एक अहम बैठक की। उस बैठक में अशोक गहलोत ने एक कमेटी गठित कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अब आप बताइए, आप 10वीं 5 बच्चों को, 10वीं 5 भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को गिरा देते हैं। 10वीं कार्य लगती उसकी, मतलब कि तो मैं क्राइम कर रहा आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया कि IIT बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर, वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है 90 पास की नहीं और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं और वो तो नाम लिखते हुए फर्जी स्कूल के अंदर नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम। आप शिक्षा मंत्री नाम तो कटवा दिए वहां से। जो IIT के कोर्स कोचिंग कर रहा है और वो खाली वहां ड्यूटी हारी लगवाता वहां पर बच्चा, कोई पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लासेस की शर्तों की गलती है। आप उनकी जमीन नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा स्कूल जाता ही नहीं वहां पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शनिवार सुबह को हुई बारिश से जहां राहत मिली है, तो वहीं नतीजतन कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं। वहीं जगह जगह जल भराव होने से ट्रैफिक जैम जैसे हालात हो गए हैं। सड़क से पानी हटाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।